गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज का वीडियो मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थर्ड सेमेस्टर में अभी गए हैं। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स जो थर्ड सेमेस्टर में अभी गए हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट आता है थर्मोडायनेमिक। ओके, थर्मोडायनेमिक जो है वो दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, थर्मो एंड डायनेमिक। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, एंड डायनेमिक दैट्स मीन मोशन। तो हीट इज इन मोशन। जब हीट जो है वो मोशन में होगा, गति में होगा, तो हम उसे कहेंगे थर्मोडायनेमिक। ओके, तो इससे हमें पता चलता है इस नाम से कि इस सब्जेक्ट में हमें हीट के बारे में पढ़ना है, ऊष्मा के बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग हिंदी में उसे कहें तो जिस तरह से लाइट जो है वो डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करता है, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, जिस तरह से साउंड ट्रैवल करता है, उसी तरह से हीट भी हमारा ट्रैवल करता है। सॉलिड मीडियम में अगर हीट ट्रैवल करेगा तो हम उसे कहेंगे कंडक्शन। अगर वो एयर में ट्रैवल करेगा तो हम लोग कहेंगे उसे कन्वेक्शन। और अगर हीट वैक्यूम में ट्रैवल करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे रेडिएशन। तो इस तरह से हम लोग जो है हीट के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अब सॉलिड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी सॉलिड्स में इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करता है, उसमें कुछ सॉलिड्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसी तरह से जो सॉलिड मीडियम्स होते हैं जिसमें हीट ट्रैवल करता है, कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो इस सब्जेक्ट में लगभग हमें यही सब बातें पढ़नी है। और ये वीडियो में खासकर मैं आपको बताना चाहूँगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के कुछ नियम दिए गए हैं साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, जिसमें 3 नियम हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये हमारा फर्स्ट नियम है थर्मोडायनेमिक का। इसके हिसाब से व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, separately with third system, they are all must be in thermal equilibrium। ओके, इसमें कहा यह जा रहा है कि दो सिस्टम जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ये दोनों ही थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जितना तापमान इसका है उतना ही तापमान इसका भी है। और जब इन दोनों के साथ कनेक्ट किया जाएगा एक थर्ड सिस्टम को, जिसका के टेम्परेचर जो है वो अलग है इन दोनों से, ए एंड बी इन दोनों से अलग है, तो कुछ समय के बाद ये तीनों सिस्टम जो है
वो थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेंगे। दैट्स मीन्स जितना टेम्परेचर इसका होगा उतना ही इसका होगा और उतना ही इसका होगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं थर्मामीटर में। जब किसी को फीवर होता है तो हम लोग उसे थर्मामीटर लगाते हैं। तो सराउंडिंग हमारा और थर्मामीटर वो दोनों A एंड B है, और जब थर्मामीटर किसी की बॉडी में लगाते हैं तो वो बॉडी जो है वो C है। और जब थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि उन तीनों ने थर्मल इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। नाउ अब हम लोग सेकंड लॉ पे मूव करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे उतार सकते हैं। Second one is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि जीरोथ लॉ नाम क्यों पड़ा उस लॉ का, इसका फर्स्ट लॉ क्यों पड़ा नाम, जबकि अगर वो पहला था तो उसका नाम फर्स्ट होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसलिए क्योंकि ये लॉज जो है उसे पहले दिया गया था, ठीक है, इसलिए इसका फर्स्ट लॉ पड़ गया। और जीरोथ लॉ को के बारे में जो है बाद में पता लगाया गया था, तो उसका तो फर्स्ट वन और फर्स्ट टू इस तरह से नाम रख नहीं सकते थे, तो इसका नाम हम लोगों ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रख दिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, ये लगभग स्टूडेंट्स जानते होंगे। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. It can convert only one form to another. ओके, यहाँ पे इसके लिए एक हम लोग इक्वेशन देते हैं। यहाँ पे जितनी टोटल एनर्जी है वही जो है वर्क में और कुछ दूसरे फॉर्म में, एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। जब हम लोगों ने किसी भी मशीन को एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, तो उस कुछ एनर्जी जो है उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में खर्च हो गई और बाकी की एनर्जी वर्क में खर्च हो गई, और ये एनर्जी बराबर है। ओनली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बहुत सिंपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमारा यही कह रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉ की तरफ जाते हैं हम लोग। जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। थर्ड वन इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट में क्या कहा जाता है? तो इस स्टेटमेंट में ये कहा जाता है कि इट इज इम्पॉसिबल to make an engine which have 100% efficiency।
केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जिसकी इफिशियंसी 100% हो। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि हम लोग जितना भी हीट एनर्जी दे रहे हैं किसी इंजन को, तो वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट होगा, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है या यूजफुल वर्क में हम कह सकते हैं कन्वर्ट नहीं होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। और सेकंड वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा कहता है, हम लोग 6, 7, 8 क्लास से ही पढ़ा है हमने कि हीट जो है वो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। हीट जो है फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो लिखेंगे इट स्टेट दैट इट इज not possible to flow heat from low temperature to high temperature without any external work। मैंने बताया आपको कि हम लोग जानते हैं कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो है फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर। तो ये पॉसिबल नहीं है, तभी पॉसिबल है जब हम लोग उसको उस पर एक्सटर्नल वर्क, बाहरी कोई वर्क जो है देंगे, उसको बाहरी कोई मैकेनिकल वर्क उस पर हम लोग करेंगे, तब जा करके जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जो है हीट फ्लो कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो ये हो गया हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये हो गया केल्विन स्टेटमेंट। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो हम देखते हैं, ये जितने भी लॉज हैं उनके, इसके अलावा वो कौन कौन से हैं? वो हैं इंथैल्पी, एंड एंट्रोपी। इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो इंथैल्पी क्या है? इट इज टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इंथैल्पी क्या है? इट इज ए टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। जो एनर्जी उसमें पहले से है, जो एनर्जी उसे बाहर से दी गई है, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, हीट एनर्जी हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, सभी एनर्जी का जो सम होगा वो इंथैल्पी कहलाएगा उस सिस्टम का। ओके। और एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये एंट्रोपी का मतलब ही होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ molecules in any substance in system। तो ये क्या है, क्या समझ रहे हैं? डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल इन एनी सब्सटेंस इन सिस्टम।
तो हम लोग सब जानते हैं, अगर हम लोग मैटर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे सब्सटेंस के बदले मैटर भी लिख सकते हैं, मैटर के बारे में पढ़ेंगे तो मैटर जो है वो 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और उसमें मॉलिक्यूल्स जो होता है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा थोड़ा दूरी पे होते हैं। और गैस में जो है वो अनस्टेबल होते हैं और लगातार जो है वो मूव करते रहते हैं। अब हम लोग क्या है कि किसी भी मैटर को या सब्सटेंस को हम लोग जितना हीट देंगे उसमें क्या होगा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस जो उसके मॉलिक्यूल्स में होगा वो उतना ज़्यादा होने लगेगा। तो एंट्रोपी को जो है हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, एंट्रोपी की मदद से हम लोग ये पता लगाते हैं कि किसी भी सिस्टम को हम लोग हीट देंगे तो वो कितना हीट देने पे यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट होने लगेगा वो हीट, या फिर कितना हीट देने पे वो काम करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। तो इसलिए जो है हम लोग एंट्रोपी के बारे में देखते हैं या पढ़ते हैं। तो एंट्रोपी का अर्थ होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी सब्सटेंस इन सिस्टम। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।